एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 का चैप्टर नंबर 10, जो कि हमें बता रहा है द अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इसमें जो सेक्शन नंबर 48 है वो इटसेल्फ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताता है। तो इसका क्लॉज नंबर 1 देखते हैं। द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड under section 14 of the Telecom Regulatory Authority of India Act of 1997 shall on and from the commencement of parts 14 of chapter 6 of the Finance Act 2017 be the appellate tribunal for the purpose of this act, and the said appellate tribunal shall exercise the jurisdiction, power and authority conferred on it by or under this act। ठीक है, तो जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट है और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कि इस्टेब्लिश कहाँ की गई है, सेक्शन नंबर 14 के अंदर की गई है। सेक्शन नंबर 14 किसका? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1997 का सेक्शन नंबर 14 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और जब पार्ट 14 जो था चैप्टर 6 का फाइनेंस एक्ट ऑफ 2014 का जो है वो कमेंसमेंट में आया, उस वक्त से जो है ना अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इस एक्ट के पर्पस के लिए सेड अपीलेट ट्रिब्यूनल बन गया। और उसके पास वही जुरिस्डिक्शन था, पावर था, अथॉरिटी था जो इस एक्ट के अंदर उसको कन्फर किया गया था। मतलब फाइनेंस एक्ट के आने के बाद ये जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल बन गया इस एक्ट के लिए भी, और उसके पास सेम जुरिस्डिक्शन, पावर और अथॉरिटी था जो भी इस एक्ट के अंदर कन्फर किया गया था। ठीक है, तो दो एक्ट इसमें बताई गई है, जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इस्टेब्लिश की गई है सेक्शन 14 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1997 के अंदर। और फिर इसका कमेंसमेंट कब होता है? फाइनेंस एक्ट 2017 का पार्ट 14 चैप्टर 16 के आने के बाद ये अपीलेट ट्रिब्यूनल इसके लिए भी अपीलेट ट्रिब्यूनल बन गया और उसको सेम जुरिस्डिक्शन, पावर और अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, इसका सेकेंड क्लॉज सब क्लॉज हमें बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना स्पेसिफाई करेगा नोटिफिकेशन से जो मैटर है और जो प्लेस है इन रिलेशन टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें वो एक्सरसाइज करेगा जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो कौन स्पेसिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा नोटिफिकेशन देके कि कौन से मैटर में और कौन से प्लेस में अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन नंबर 48। अब जो है सेक्शन नंबर 49, 50, 51, 52, 53, 52A, 52B, 52C ये सारी ओमिटेड है। अब हम पढ़ेंगे 52D। ठीक है, जो कि हमें बताता है डिसीजन बाय मेजोरिटी के बारे में। तो अगर कोई मेंबर है, इफ़ द मेंबर ऑफ अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 members differ in opinion on any point, they shall state the point or points on which they differ and make a reference to the chairman of the appellate tribunal, who shall hear the point or points himself, and such points or points shall be decided accordingly to the opinion of the majority of the member who have heard the case, including those who have first heard it। ठीक है, तो जो भी मेंबर रहेंगे ना बेंच के, और उसमें कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर हैं। और अगर वो दोनों जो है ना उनका ओपिनियन अलग अलग होता है, ठीक है, दोनों का ओपिनियन डिफ़र कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे में जिस पॉइंट में वो डिफ़र कर रहे हैं अपने ओपिनियन में, तो वो क्या करेंगे? वो रेफरेंस बना देंगे चेयरमैन को। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होगा उसको वो रेफ़र कर देंगे और वो जो है वो हियर करेगा उस पॉइंट पे जिस पे वो डिफ़र कर रहे हैं खुद से, और उस पॉइंट पे फिर वो डिसाइड कर देगा चेयरमैन। ठीक है, और उसके बाद मेजोरिटी के ओपिनियन से मैटर डिसाइड हो जाएगा, और इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड होंगे, वो मेंबर भी इंक्लूडेड होंगे जिन्होंने पहली बार हर्ड किया था ना, उनकी भी वोट्स जो है इसमें काउंट होगी मेजोरिटी का मानने के लिए डिसीजन। ठीक है, तो मेजोरिटी डिसीजन मानने के लिए चेयरमैन और मेंबर की वोट्स काउंट होंगी। ये हो गया हमारा 52D। फिर 53 और 54 ये दोनों भी ओमिटेड सेक्शंस हैं। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं सेक्शन नंबर 55 पे, जो कि बता रहा है ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग्स। ठीक है, नो ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज अ चेयरमैन और द मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी called in question in any manner, and no act or proceeding before a appellate tribunal shall be called in question in any manner on the ground merely
ऑफ एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब ये सेक्शन हमें क्या बता रहा है? ये सेक्शन हमें बता रहा है ऑर्डर जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का होगा वो होगा फाइनल ऑर्डर, ठीक है, और उसके कारण कोई भी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनवैलिडेट नहीं हो जाएगी, ठीक है। कोई भी इरेगुलरिटी या कोई वैकेंसी के कारण जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो भी ऑर्डर है वो इनवैलिड नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं प्रोविजन। नो ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज अ चेयरमैन और द मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी मैनर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो बोल रहा है इसमें ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया एज अ चेयरमैन या मेंबर किसका, अपीलेट ट्रिब्यूनल का, फिर उस पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, ये जो हो जाएगा वो फाइनल हो जाएगा। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये बता रहा है एंड नो एक्ट और प्रोसीडिंग बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी मैनर ऑन द ग्राउंड मेयरली ऑफ एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ अपीलेट ट्रिब्यूनल। और क्या बोल रहा है, कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने होती है ना, उसको क्वेश्चन में भी नहीं लाया जा सकता है किसी भी मैनर पे और किसी भी ग्राउंड में, किसी भी मैनर में या किसी भी ग्राउंड में उसको क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। कि कोई डिफेक्ट है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, उसमें कोई डिफेक्ट है ये बोल के क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकता है। तो जो अपॉइंटमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है चेयरमैन और मेंबर का अपीलेट ट्रिब्यूनल को, उसको क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकता है किसी भी मैनर में, और जो भी जो है ना डिसीजन लिया जाएगा वो फाइनल होगा और इस पर सवाल नहीं किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल की वो जो है डिफेक्टिव है, इस पर भी सवाल नहीं किया जाएगा किसी भी ग्राउंड पे, ठीक है। फिर हम आते हैं 56 पे जो कि ओमिटेड है। फिर हमारा आता है सेक्शन नंबर 57 जो कि बता रहा है अपील कैसे करेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ जो वर्ड लिखा है अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये आपको दिख रहा होगा कि ये अमेंडेड है, तो इसको 2017 में चेंज किया है। इससे पहले ये था साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, और 2017 के बाद इसका नाम चेंज हो गया और अपीलेट ट्रिब्यूनल रख दिया गया है। तो अब हम बोलते हैं साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो चलिए प्रोविजंस पे, सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 एनी पर्सन aggrieved by or order made by controller or an adjudicating officer under this act may prefer an appeal to appellate tribunal having jurisdiction in the matter, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 में जो भी दिया गया है उसको छोड़ के कोई भी अग्रीव्ड पर्सन जो है ना है, जो कि कंट्रोलर के ऑर्डर से या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, तो वो कहाँ अपील लेके जाएगा, वो अपील लेके जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, उस अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जिसके पास जुरिसडिक्शन है उस मैटर से रिलेटेड। अगर आप अग्रीव्ड हो कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से तो आप अपील लेके जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में। सेक्शन नंबर 57 का क्लॉज 1 ये बोल रहा है। फिर क्लॉज 2 जो है हमें बताता है नो अपील शैल लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। अब क्या बोल रहा है कि कोई भी अपील जो है ना वो लाई नहीं होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने किसके ऑर्डर से, जो कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर मेड किया है और वो कंसेंट ऑफ द पार्टीज से मेड किया है। मतलब इस डिसीजन में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो डिसीजन लिया है उसमें पार्टी ने अपना कंसेंट दिया था। तो आप सबसे पहले ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी इन एनी केस कंसेंट जहाँ होता है ना, कंसेंट पार्टीज़ की होती है ना, तो उससे अपील नहीं जा रही है। अगर कोई भी ऑर्डर आपके कंसेंट से दिया गया है, कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी, तो आप उससे अपील नहीं लेके जाओगे क्योंकि वो डिसीजन तो आपकी ही कंसेंट से दिया गया है। अगर आप उस वक्त ही अग्री नहीं थे तो आपको उस वक्त कंसेंट नहीं देना चाहिए था। अगर आपने कंसेंट दे दिया तो फिर आप उस पर सवाल नहीं कर सकते हो, फिर अपील पे नहीं जा सकते हो। इसका मतलब यही है कि आप कोर्ट का वक्त बर्बाद करना चाहते हो, इसलिए कंसेंट डिक्री से कोई भी अपील नहीं जाती है, ठीक है। क्लियर सबसेक्शन 2। अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 पे जो कि हमारा बता रहा है एवरी अपील जो कि सबसेक्शन 1 के अंदर मेड की गई है वो कब फाइल की जाएगी, वो 45 डेज के अंदर फाइल की जाएगी। किस दिन से, जिस दिन उसको कॉपी ऑफ ऑर्डर मिल गई है, कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जिसने भी पास किया है ऑर्डर उसकी जो है उसको कॉपी मिल गई है और जो अग्रीड पर्सन है उसको मिल गई है और वैसे फॉर्म में हो जो रिक्वायर्ड है और उसके साथ फीस भी अटैच होनी चाहिए जो भी
प्रिस्क्राइब की गई है, प्रिस्क्राइब फी भी अटैच होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ एक प्रोवाइजो भी है जो कि हमें बता रहा है कि एपिलेट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 45 days इफ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग इट विद इन द पीरियड। अब जो है ये 45 days का जो लिमिट है ना, 45 days में ही आपको अपील फाइल करनी है एपिलेट ट्रिब्यूनल के बिफोर, किसके अगेंस्ट, कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जिसने भी ऑर्डर पास किया है, ठीक है। लेकिन आपका जो है डिले कॉन्डोन भी हो सकता है अगर आपके पास सेटिस्फैक्ट्री रीजंस हैं। तो अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री रीज़न दे दिया, आपने सेटिस्फाई कर दिया ट्रिब्यूनल को, तो फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप जो है अपना केस लेके जा सकते हो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 45 days, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 clause का प्रोवाइजो। अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 4 पे, जो बता रहा है ऑन रिसिप्ट ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 द अपीलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंग्स फिट कन्फर्मिंग मॉडिफाइंग सेटिंग असाइड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, ठीक है। एक बार जो है ना रिसीट हो गया अपील का, अपील आपने कर दिया सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ना पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी देगा बीइंग हर्ड का, ठीक है, एक बार उसको अपना केस रखने का मौका देगा और उसके बाद वो वैसा ऑर्डर पास कर देगा जो उसको सही लगता है, और या तो कोई ऑर्डर को वो कंफर्म भी करेगा पहले के दिया हुआ, या तो मॉडिफाई भी कर देगा उस ऑर्डर को, या सेट असाइड करके कोई नया ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है। तो जब भी किसी पार्टी ने अपील की अपीलेंट अथॉरिटी के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो फिर अपीलेट जुरिसडिक्शन अपॉर्चुनिटी देगा सामने वाली पार्टी को कि तुम अपना केस प्रेजेंट करो, और उसके बाद वो जो है उसको जो भी सही लगता है वो डिसीजन दे देगा, और वो जो है प्रीवियस डिसीजन को कंफर्म भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, या पूरा सेट असाइड भी कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज क्लॉज नंबर 4। अब क्लॉज नंबर 5 हमें बता रहा है अपीलेट ट्रिब्यूनल shall send a copy of every order made by it to the parties to the appeal and to the concerned controller और adjudicating officer। अब जो है अपीलेंट अथॉरिटी जो है ना वो क्या करेगी, सेंड करेगी, क्या सेंड करेगी, एक कॉपी उस ऑर्डर का, जो भी जितने भी ऑर्डर दिए जाएंगे वो ऑर्डर की एक कॉपी वो सेंड करेगी, किसको सेंड करेगी, पार्टीज़ को जिसने अपील किया है, और उस कंसर्न कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, ठीक है, जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील गई है। तो एक कॉपी भेज दी जाएगी पार्टीज़ को, और एक कॉपी और एक कॉपी भेज दी जाएगी उस कंसर्न कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील गई है, ठीक है। ये सारे पॉइंट समझने के लिए बहुत ही सिंपल है और वैसे ही उतने ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया था 45 डेज़ का, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि अपील आपको 45 डेज़ के अंदर ही करनी है, किसके ऑर्डर के अगेंस्ट करनी है, अथॉरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किसके पास करनी है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल का पहले नाम क्या था, तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। कब चेंज हुआ, 2017। ये सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अब इसके लास्ट सबसेक्शन जो है सबसेक्शन नंबर 6, ये हमें बता रहा है कि अपील जो भी फाइल होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने सबसेक्शन 1 के अंदर, वो अपील डील किया जाएगा एक्सपीडियंटली, मतलब जल्द से जल्द, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी उसको डील करके उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, और एफर्ट मेड किया जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो अपील डिस्पोज ऑफ कर दे। किस दिन से 6 महीने, जिस दिन से उसको अपील रिसीव हुई है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर। तो एक और टाइम फ्रेम आ गया 6 मंथ का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि डिस्पोज ऑफ करना है अपीलेट ट्रिब्यूनल को कितने टाइम के अंदर, तो 60 डेज़, कंफ्यूज नहीं होगा, 60 डेज़ जो है डिस्पोज ऑफ करने का है, 45 जो है अपील मेड करने का है। तो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी थी सेक्शन नंबर 57 में। अब हम आते हैं 58, हमें बता रहा है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या प्रोसीजर होगा, क्या पावर होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल का। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना वो बाउंड नहीं होगा बाय द प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल ऑफ 1908। मतलब जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो बाउंड नहीं होगा CPC से, और वो जो है गाइडेड शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और सब्जेक्ट टू क्या होगा, सच अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट
and any rules, the appellate tribunal shall have power to regulate its own procedure including the place at which it shall have its sitting. तो सबसे पहली चीज़ जो है, appellate ट्रिब्यूनल जो है बाउंड नहीं होगा CPC के प्रोसीजर से, और वो कैसे गाइड होगा, तो अगर CPC से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से गाइड होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट टू क्या प्रोविज़न होगा, इस एक्ट के प्रोविज़न को वॉयलेट नहीं कर सकता है या रूल्स को भी वॉयलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर जो है, क्या पावर है, वो रेगुलेट कर सकता है अपना खुद का प्रोसीजर, वो अपना प्रोसीजर खुद से बना सकता है, और वो इंक्लूड कर सकता है किस प्लेस में उसकी सीटिंग होगी, ठीक है। तो ये पावर उसको ही दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, CPC के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते वक्त इस एक्ट के प्रोविजंस या रूल को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। देन जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल अपनी जो रूल्स है या प्रोसीजर खुद बना सकता है, और सीटिंग भी वो खुद डिसाइड कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं सबसेक्शन 2 पे। अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव for the purpose of discharging the function of this act the same power as are vested in civil court under CPC of 1908 while trying a suit in respect of the following matter namely, ठीक है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कभी कभी सेम पावर होते हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होता है अंडर CPC। नॉर्मल केस में क्या है, CPC के प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे, वो बाउंड नहीं होगा उसके प्रोसीजर से, लेकिन कुछ केसेस में, ठीक है, उसके पास पावर हो जाती है सिविल कोर्ट की और वो बाउंड हो जाता है CPC के प्रोसीजर से, जब भी वो सूट करता है, जब भी सूट ट्राई करता है इन सब चीज़ों के बारे में, कुछ जो मैटर्स हैं जो ले डाउन किए गए नीचे। अब हम देखते हैं वो कौन से मैटर है जिसमें उसके पास CPC के अंडर सिविल कोर्ट का पावर होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो पहली चीज़ है समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन एंड एग्जामिन हिम ऑन ओथ। तो किसी पर्सन को समन भेजना, उसकी अटेंडेंस इन्फोर्स करना, उसको मंगाना कोर्ट में, और उसको ओथ पे एग्जामिन करना, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप सिविल कोर्ट हो अंडर CPC। दूसरा क्या है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कोई डॉक्यूमेंट जो है उसकी डिस्कवरी करनी है, उसको प्रोड्यूस कराना है, या किसी अदर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस कराना है, तो इन सब केस में भी वो सिविल कोर्ट है अंडर CPC। फिर रिसीव करना एविडेंस, एफिडेविट पे एविडेंस रिसीव कर रहे हैं, कमीशन इशू कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में भी आप सिविल कोर्ट हो। फिर रिव्यू भी कर सकते हो आप डिसीजन को, है ना। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है रिव्यू भी कर सकता है डिसीजन, और उस वक्त वो सिविल कोर्ट होगा अंडर CPC। फिर क्या कर सकता है, वो डिसमिस कर सकता है कोई अप्लीकेशन फॉर डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के कारण आपका एप्लीकेशन डिसमिस भी हो जाएगा, और डिसाइड भी कर सकते हैं उसको एक्स पार्टी, एक पार्टी के अब्सेंट में भी डिसाइड कर सकते हैं, या कोई भी अदर मैटर जो प्रिस्क्राइब किया गया है। इन सब चीज़ के लिए जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो एक सिविल कोर्ट होगा अंडर CPC, और अदर देन दीज मैटर, ठीक है, वो सिविल कोर्ट नहीं होगा, उसके पास सिविल पावर कोर्ट के पावर नहीं होंगे, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा। लेकिन ये जो G पॉइंट है ना, ये बहुत ही वाइड है, इसमें बहुत ही वाइडली चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि एनी अनदर मैटर विच में भी प्रिस्क्राइब, मतलब पूरी पावर दे रखी है कि फ्यूचर में आप कोई अदर मैटर भी इसमें ऐड कर सकते हो। मतलब ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है, ये सारे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल हैं और आप इसमें इंक्लूड भी कर सकते हो। अब आया सबसेक्शन 3। तो एवरी प्रोसीडिंग्स बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स within the meaning of section 193 and 228, and for the purpose of section 196 of IPC, and the appellate tribunal shall be deemed to be a civil court for the purpose of section 195 and chapter 25 of CRPC 1973, ठीक है। तो जितने भी प्रोसीडिंग्स जो होंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने वो क्या होंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। सिंपल, जितने भी प्रोसीडिंग आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने कर रहे हो वो सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग हैं 193 और 228 के मीनिंग के अंदर, ठीक है। और फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 196 ऑफ IPC, इसके अंदर भी ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही है। फिर एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 और 26 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो जितने भी प्रोसीडिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने होते हैं उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है 193, 228 के अंदर, और
196 ऑफ आईपीसी के अंदर, और जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल को माना जाता है एक सिविल कोड अंडर 26 ऑफ सीआरपीसी। चैप्टर 26 जो है सीआरपीसी, उसके अंदर इसको सिविल कोड माना जाता है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 58, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, ठीक है, क्योंकि इसमें दे रखे हैं कि कुछ कुछ चीज़ों में इनको सिविल कोड की पावर दे रखी है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और कुछ कुछ केसेस में उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होगा। तो जिन केसेस में इनको सिविल कोड की पावर दे रखी है उसमें A to G क्लॉज मेंशन किया हुआ है। तो इनमें से कोई भी एक क्लॉज, 3 क्लॉज दे सकते हैं, एक क्लॉज कोई अदर दे देंगे और बोलेंगे कि कौन सी पावर नहीं है, या तो 2 3 ये दे देंगे और लिखेंगे लास्ट में ऑल ऑफ द एबव। तो आप कोई भी एक टिक नहीं कर सकते, ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि क्या क्या इसके पावर्स है, कौन कौन सी चीज़ वो एक्सरसाइज करते वक्त उसके पास सिविल कोड की पावर है, ठीक है। ये हो गया हमारा 58। अब हम आते हैं 59 पे। तो 59 हमें बता रहा है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। अब लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट, अपीलेंट में एक्सरसाइज ईदर इन पर्सन और ऑथराइज वन और मोर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल प्रैक्टिशनर और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर टू प्रेजेंट हीज और इट्स केस बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जो अपीलेंट है वो इधर क्या करेगा, खुद से अपीयर होगा इन पर्सन, या ऑथराइज करेगा एक या एक से ज़्यादा लीगल प्रैक्टिशनर को या कोई ऑफिसर को कि तुम क्या करो, अपना केस प्रेजेंट करो किसके सामने, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, ठीक है। तो उसके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट है। तो या तो वो पर्सनली भी जा सकता है या ऑथराइज कर सकता है किसी लीगल प्रैक्टिशनर को या किसी अदर ऑफिसर को उसका केस प्रेजेंट करने के लिए अपीलेंट अथॉरिटी के सामने, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 60 पे, जो लिमिटेशन के बारे में बता रहा है। अब जो भी प्रोविजंस है लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 का, वो शेल एज फार एज मे अप्लाई टू द अपील ऑफ मेड टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब वो प्रोविजंस जो है ना वो अप्लाई हो जाएंगे इस पर, अपील जो भी मेड किया जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल पे, उस पर भी ये लिमिटेशन एक्ट की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। बस इतना ही हमें 60 बोल रहा है। अब हम आएंगे 61 पे। तो 61 हमें बता रहा है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिसडिक्शन। अब सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है तो क्या होगा, नो कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर which an adjudicating officer appointed under this act or appellate tribunal constituted under this act is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि किसी कोर्ट के पास जो है ना जुरिसडिक्शन नहीं है। किस लिए जुरिसडिक्शन नहीं है, कि वो एंटरटेन करेगा कोई सूट या कोई प्रोसीडिंग्स, ठीक है। कोई सूट या प्रोसीडिंग एंटरटेन करने के लिए जुरिसडिक्शन नहीं है। और ये सूट या प्रोसीडिंग्स किसके रिस्पेक्ट में होगी, कोई भी मैटर जिसके लिए कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है इस एक्ट के अंदर, या कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होता है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। और जिसको इम्पावर किया गया है इस एक्ट के अंदर, क्या डिटरमाइन करने के लिए इम्पावर किया गया है, डिटरमाइन एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट। तो वो डिटरमाइन भी करेगा और कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। और कौन नहीं करेगा, या तो कोर्ट नहीं करेगा या कोई दूसरी अथॉरिटी भी नहीं करेगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ एनी पावर कन्फर्ड बाय अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो किसी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं होती है एंटरटेन करने के लिए कोई सूट या प्रोसीडिंग्स किसी मैटर के रिस्पेक्ट में जिसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है ना वो अपॉइंट हुआ है इस एक्ट के अंदर, या कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुई है इस एक्ट के अंदर और उसको एम्पावर किया गया है इस एक्ट के अंदर। और उसको किस लिए एम्पावर किया गया है, ताकि वो डिटरमाइन कर सके और कोई इंजंक्शन ग्रांट ना करे, ठीक है। कौन इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा, कोई भी कोर्ट या कोई अदर अथॉरिटी किसके रिस्पेक्ट में कोई भी एक्शन लिया गया है, कोई भी एक्शन, और वो एक्शन क्यों लिया गया है, क्योंकि उसके पास पावर था इस एक्ट के अंदर, जो उसको कन्फर्म किया गया है इस एक्ट के अंदर वो पावर, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड अगर हम समझे तो इसमें बताया गया है कि किसी कोर्ट के पास ना जुरिसडिक्शन नहीं है एंटरटेन करने के लिए कोई सूट या प्रोसीडिंग्स किसी मैटर के रिस्पेक्ट में जिसमें कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, ठीक है।
या कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया इस एक्ट के अंदर और उसको पावर दिया गया है डिटरमाइन करने के लिए, और कोई इंजंक्शन जो है ना वो भी ग्रांट नहीं किया जाएगा किसी कोर्ट के द्वारा या किसी अदर अथॉरिटी के द्वारा, किस रिस्पेक्ट में, उस रिस्पेक्ट में जो कि कोई एक्शन लिया गया है या लेने वाला है उस पावर के अंदर जो कि इस एक्ट के अंदर कन्फर किया गया है। तो ये सिंपल सी चीज़ इसमें दी रखी है। सिक्सटी डेज़ के अंदर करेगा, किस दिन से, जिस दिन से उसको कम्युनिकेशन मिला है डिसीजन का या ऑर्डर का अपीलेट ट्रिब्यूनल का, ठीक है। और अगर वो जो है वो कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या लॉ है जो अराइज होता है उस ऑर्डर से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सिंपल वर्ड, सबसे पहली चीज़ जो है कंट्रोरल, ठीक है, कंट्रोरल या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, इनके ऑर्डर से अगर आप अग्रीव्ड हो तो आप अपील लेके कहाँ जाओगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है, जो कि पहले था साइबर अपीलेट अथॉरिटी, ये यहाँ जाओगे आप, ठीक है। अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के भी जो ऑर्डर उससे भी अग्रीव्ड हो गए तो फिर आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट जाओगे। लेकिन आप जब कंट्रोलर से अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हो तो आपको 45 डेज़ के अंदर अपील फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। अब जब अपीलेट अथॉरिटी के पास से हाई कोर्ट में जाओगे तो आपको 60 डेज़ का टाइम दिया गया है अपील फाइल करने का। ये टाइम लिमिट याद रखिएगा, भूलिएगा मत, आ सकता है। और ये जो हायरार्की मैंने आपको बताई है किसके पास से किसके पास अपील जाएगी, ये भी याद रखिएगा और राइटिंग को इग्नोर करिएगा, ठीक है। इसमें एक प्रोवाइजो भी है जो हमें बता रहा है, प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेट was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding 60 days, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि जो है ना अपीलेंट को प्रिवेंट किया जा रहा था, सफिशिएंट कॉज था उसके पास कि वो 60 डेज़ के अंदर अंदर नहीं आया, तो उसको फर्दर उसको 60 डेज़ का टाइम दिया जा सकता है। तो ओरिजिनल टाइम जो है अपील करने के लिए हाई कोर्ट 60 डेज़ है, प्लस आपको फर्दर रिलीफ मिल सकता है 60 डेज़ का अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है, मतलब 120 डेज़ इन मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको अपील करने को। कहाँ से कहाँ, अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 62। अब हम आएंगे सेक्शन नंबर 63 पे, जो कि हमें बता रहा है कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशन के बारे में। अब कंट्रावेंशन कभी कभी कंपाउंड करने का भी पावर होता है, तो कंपाउंड कैसे करेंगे, कोई भी कंट्रावेंशन इस एक्ट के अंदर हुआ है वो किसके सामने हुआ है, ईदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग, ठीक है। अब वो जो है कंट्रावेंशन या तो एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स फाइल करने से पहले हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, कॉन्ट्रावेंशन जो हुआ है वो कंपाउंडेबल होगा, कंपाउंडेड। और वो कौन कंपाउंड करेगा, कंट्रोलर करेगा या कोई अदर ऑफिसर करेगा जो भी स्पेसिफिकली ऑथराइज होगा उसके द्वारा, ठीक है। या कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी कर सकता है जो जिसका भी ऑर्डर है वैसे केस में, ठीक है। कंट्रोलर का ऑर्डर है तो कंट्रोलर, अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है तो वो करेगा, ठीक है। और वो सब्जेक्ट टू सच कंडीशन होता है जो भी कंट्रोलर या सच अदर ऑफिसर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर स्पेसिफाई करेगा, उससे वो सब्जेक्टेड होता है। तो जनरल टर्म क्या बोला जाए कि कोई भी कॉन्ट्रावेंशन जो इस एक्ट के अंदर होता है वो पहले हुआ हो एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करने के या बाद में हुआ हो, और वो जो है वो कंपाउंड भी किया जा सकता है कंट्रोलर के द्वारा या किसी अदर ऑफिसर के द्वारा जो भी स्पेसिफिकली ऑथराइज किया गया हो इस बिहाफ में, या कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के भी द्वारा कंपाउंड किया जा सकता है जो भी केस हो। अगर उसने ऑर्डर पास किया है तो वो करेगा, अगर कंट्रोलर ने किया है तो वो करेगा। और वो सब्जेक्टेड टू क्या कंडीशन होगा, वो कंडीशन से वो सब्जेक्ट होगा जो भी कंट्रोलर या अदर ऑफिसर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। ये कंपाउंडिंग का पावर था, मतलब सबको सारे केस कंपाउंडेबल है। इसमें प्रोवाइजो बोल रहा है कि
such sum shall not in any case exceed the maximum amount of the penalty which may be imposed under this act for the contravention so compounded. प्रोवाइजो बोल रहा है ये जो सम होगा ना वो किसी भी केस में उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी से एक्सीड नहीं करना चाहिए। वो पेनल्टी जो कि इम्पोज की गई है इस एक्ट के अंदर उस कॉन्ट्रावेंशन के लिए जो कि कंपाउंड की गई है। ठीक है, तो आप कंपाउंड कर रहे हो कोई भी केस, मान लो कंपनसेशन लेके, तो आप उस अमाउंट से तो कम ही पैसे लोगे ना, उस अमाउंट से कम ही उस पैसे लोगे जो कि कंट्रावेंशन के लिए नॉर्मली है, क्योंकि अगर वो पैसे आप उससे ज़्यादा ले रहे हो तो फिर कंट्रावेंशन का कंपाउंड करने का क्या मतलब है। अगर आप कंपाउंड कर रहे हो इसका मतलब यही है कि आप जो है उससे कम अमाउंट लोगे, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए एनी केस। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 बोल रहा है नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु कमिट द सेम और सिमिलर कॉन्ट्रावेंशन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड बाय हिम वॉज कंपाउंडेड। अब जो है इसमें बोल रहा है ये सबसेक्शन तभी अप्लाई होगा अगर 3 साल के अंदर अंदर दूसरी बार आपने कंट्रावीन नहीं कर दिया। ठीक है, अगर आपने दूसरी बार कंट्रावीन किया ये कोई प्रोविज़न नहीं अप्लाई होगा और आपका केस कंपाउंड नहीं हो सकता है। आपका केस कंपाउंड तभी होगा आपने एक ही ऑफेंस किया और 3 साल के अंदर सिमिलर ऑफेंस रिपीट नहीं किया है। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, इस सबसेक्शन के अंदर और कोई सेकेंड या सब्सिक्वेंट कंट्रावेंशन कमिट होता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच कंट्रावेंशन वॉज प्रीवियसली कंपाउंडेड शैल बी डीम्ड टू बी अ फर्स्ट कंट्रावेंशन। ये जो प्रोविजन था वो 2-3 साल के लिए ही था। अगर 3 साल के अंदर आपने सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ या सब्सिक्वेंट कंट्रावेंशन किया तो इसका मतलब माना जाएगा आपका केस कंपाउंड नहीं हो सकता। लेकिन आपने 3 साल के बाद किया तो क्या होगा, तो माना जाएगा कि आपने पहली बार ही कंट्रावेंशन किया है। ठीक है, तो 3 साल का टाइम लिमिट ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 3 बोल रहा है वेयर एनी कॉन्ट्रावेंशन हैज़ बीन कंपाउंडेड अंडर सबसेक्शन 1 नो प्रोसीडिंग और फर्दर प्रोसीडिंग एज द केस में बी शैल बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन गिल्टी ऑफ सच कंट्रावेंशन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रावेंशन सो कंपाउंडेड। तो जहाँ कोई कंट्रावेंशन जो है ना कंपाउंड हो गया सबसेक्शन 1 के अंदर तो कोई भी प्रोसीडिंग्स जो है या फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं की जाएगी उस पर्सन के अगेंस्ट जो कि गिल्टी है उस कंट्रावेंशन का, और किसके रेस्पेक्ट में, उस कंट्रावेंशन का जो कंपाउंड हो गया। एक बार आपका कंट्रावेंशन कंपाउंड हो गया तो फिर से प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हो या उस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो या फर्दर कोई प्रोसीडिंग्स भी इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते उस पर्सन के अगेंस्ट जिसका कंट्रावेंशन कंपाउंड हो गया है। अब लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज क्लास है सेक्शन नंबर 34 जो कि हमें बता रहा है रिकवरी ऑफ पेनल्टी और कंपनसेशन। ये हमें बताता है पेनल्टी इम्पोज और कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस एक्ट इफ इट इज़ नॉट पेड शैल बी रिकवर्ड एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द लाइसेंस और द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एज द केस में भी शैल बी सस्पेंडेड इन द पेनल्टीज पे। तो कोई पेनल्टी इम्पोज हुआ या कोई कंपनसेशन अवॉर्ड किया गया इस एक्ट के अंदर और वो पे नहीं किया गया, ठीक है, तो उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, उसको ऐसे रिकवर किया जाएगा कि वो एक लैंड रेवेन्यू का एरियर है और ठीक है और लाइसेंस है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है एज द केस में भी, और उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा फर्दर पीरियड तक जब तक पेनल्टी आपको पे नहीं की गई। जब तक पेनल्टी आपको पे ऑफ नहीं की जाती तब तक सस्पेंड कर दिया जाएगा वो लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर कोई भी पेनल्टी इम्पोज हुई या कंपनसेशन अवार्ड किया गया तो उसको पे कर दीजिए, अदरवाइज अगर आपने पे नहीं किया तो उसको रिकवर कर लिया जाएगा कि ऐसे जैसे कि वो एरियर है लैंड रेवेन्यू का या लाइसेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का एज द केस में भी, और उसको सस्पेंड किया जाएगा जब तक पेनल्टी पे ना किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 64 और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हम चैप्टर नंबर 11 से जो कि ऑफेंसेस के बारे में बता रहा है हम अपने अगले सेशन में करेंगे, और मैं डेली ही आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप रिपीटेडली इसको रिवाइज़ कीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप ईयरफोन्स लगा के बस इस वीडियो को सुन सकते हैं ताकि जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 2-3 बार बोला है वो आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको क्वेश्चन जैसे ही दिखे आपके दिमाग में क्लिक करे और आप सही ऑप्शन पे टिक कर दो। सो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड, आई एम साइनिंग ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।